अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा जनाब। आज 8 मुहर्रमुल हराम है, जुम्मतुल मुबारक है। और जुम्मे के दिन आपको एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देती हूँ, और वो ये है कि आज के दिन आपने कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जुम्मे की नमाज का ख़ास एहतमाम कीजिएगा। और आज के दिन दुआओं की कबूलियत की घड़ी होती है, तो आपने ज़रूर जब दुआ करनी है तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जनाब, मौसम की सूरत हाल उसी तरीके से चल रही है। कभी महसूस होता है कि मानसून का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है और गर्मी अब चली जाएगी, लेकिन फिर दोबारा से हमें लगता है कि नहीं जी, धूप दोबारा निकल आई है और मौसम उसी तरह से है। लेकिन फिर भी पेशगोई की गई है कल से शदीद बारिशों की, तो उसके लिए अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं। आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है। खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप अपने टूर्स वगैरह प्लान कर रहे हैं तो एहतियात से कीजिएगा, NDMA की हिदायत के मुताबिक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और ऐसे मौसम में कुछ इस तरह से कुछ नाखुशगवार वाक़यात और हादसा पेश आ जाते हैं, इसलिए खुद भी महफूज रहिए और अपने इर्द गिर्द सबको महफूज। बिल्कुल। NDMA की बात की आपने, है ना, तो NDMA कमेटियों का सामना कर रही है और उनको जवाब दे रही है, लेकिन उनके जवाब देने में और उनकी कारकर्दगी में, उनकी गफलत बरतने में कहीं लोग अपनी जानों से ना चले जाए, तो अपने तय भी अपनी पूरी रेकी करके रखें जिस जगह पर आप जा रहे हो, और मौसम का ख्याल रखकर चलें। अभी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं बड़ी खबर में। मुल्क की सियासी मंजरनामे की बात करें तो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद KP में हुकूमत की तब्दीली की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बुध के रोज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का KP में इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खुला चैलेंज दिया है और ये कहा है कि KP हुकूमत गिरा कर दिखाएं। चैलेंज करता हूं कि अगर तुमने हमारी हुकूमत गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो रियासत इसको मैं चैलेंज कभी भी ना करूं, क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर आपने ये करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इसके जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तहरीके अदम एतमाद ऑपोजिशन का जमहूरी हक है। ऑपोजिशन के पास जिस दिन भी एक मेंबर ज्यादा हुआ तो तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। अगर अपोजिशन के साथ एक मेंबर भी ज्यादा आ जाए तो उसका जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं है, ये खुद इतने अपने लिए काफी हैं। और गवर्नर KP के बयान पर अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत ही नहीं है। गवर्नर KP तो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। काउंसलर की इलेक्शन तो जीत नहीं सकता, उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, बन गया चबाता। और उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मशवरा दिया है और कहा है कि अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की जरूरत नहीं। PTI को किसी दूसरी जमात से खतरा नहीं, वो अपनी दुश्मन खुद है। बानी PTI अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। अली अहमद गंडापुर को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। PTI अपनी अपोजिशन खुद है, उसको अपोजिशन की जरूरत नहीं है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। मैं कहता हूं इस वक्त अगर आज भी PTI के बानी जेल में है तो वो उस PTI की वजह से ही जेल पर है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, आप वो छोड़ के आप बोलते हो आप इस्लाम जाकर अटैक करोगे, तो ये वो खुद अपने दुश्मन है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में हंगामा आराई को लेकर गुज़िश्ता रोज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इलेक्शन कमीशन पहुंचे और 26 अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाया है रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, You will know the details in very short time. रेफरेंस आपने दायर किया कि नहीं अभी? Sir, it is already there. चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने सवाल किया कि मुंतखब होकर असम्बली में आइन की पासदारी का हल्फ उठाया जाता है। हल्फ की पासदारी की खिलाफ वर्जी किस उम्र में आती है? जो हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता उसे ईवान में रहने का कोई हक नहीं है। ये सारी बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब, कैसे हैं?
सलमान साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से बात हो रही थी, उसके बाद से फिर केपी में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से भी बात हो रही थी। आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत केपी में तब्दीली चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ना, अब डे बाय डे बढ़ेगा। इसलिए कि जिस किस्म की सियासत पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की रिवायत जो है वो बहुत कम है। हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों जमातों ने एक कहते हैं सियासी लंगोट कस लिया है, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ गए हैं, एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने के दावे किए जा रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ तरीके में एतमाद लाने की बात पंजाब असम्बली में की जा रही है और उधर जो है केपीके की हुकूमत गिराने की बात की जा रही है। अगर केपीके की हुकूमत गिराने में कामयाब हो भी जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम को नहीं चलाना चाहते, आप एक दूसरे के मैंडेट को कबूल करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन हमारे यहाँ जब हुकूमतें गिरती हैं अनीक साहब, तो वो किसी साजिश के तहत गिरती हैं, किसी मंसूबाबंदी के तहत गिरती हैं, किसी पसे पर्दा कुव्वतों की मदद से गिरती हैं, कहीं बैठ के कुछ हिकमत अमली तय होती है जिसके नतीजे में हुकूमतें गिराई जाती हैं, हुकूमतें बनाई जाती हैं। अब सब मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं ना कि जो इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक एतमाद आई थी उसमें जनरल बाजवा ने हमें सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि आपने आना है। और पहले और ये कहा भी जाता है कि तहरीक एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासी रसाकशी बढ़ रही है। इस्लामाबाद का माहौल देखें तो ऐवान सदर में तब्दीली की बातें हो रही हैं, 27वीं तरमीम को लाने की बातें की जा रही हैं, केपीके के अंदर चैलेंज किया जा रहा है, पीटीआई जो है वो मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने की बात कर रही है, और इधर जो है पंजाब के अंदर जो मलक अहमद खान साहब ने किया है। देखिए, हमारी असम्बलियों के अंदर ये रवायत कोई नई नहीं है। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो वो क्या करती थी, और जब कौमी असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून के लोग उस पीटीआई की हुकूमत के दौरान वहां कुछ करते थे, वो भी सबके सामने। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि आप 26 अरकान के खिलाफ नाहली का रेफरेंस लेके चले जाए। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये स्पीकर नहीं चाहते पंजाब असम्बली के, ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है, जो असम्बली के इजलास में नहीं आती, और जब आती हैं तो उनको ये इस बात का गिला होता है कि उनके खिलाफ नारे लगते हैं, उनके वालिद के खिलाफ नारे लगते हैं। मैं इसकी कोई हमायत नहीं कर रहा, ये कोई अच्छी चीज नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन ये हमारी रवायात चली आ रही हैं, अच्छी नहीं है लेकिन उसके बावजूद चली आ रही हैं। हम एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, अपोजिशन हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करती, हुकूमत अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करती। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन में और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और ये कौमी सियासत के लिए, जमहूरी सियासत के लिए इस वक्त बहुत नुकसानदेह है। एक ऐसे मौके पर जिस वक्त भारत आपके सामने मौजूद है, जो एक चैलेंज आपके साथ कर रहा है, अरब पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, ये जो इब्राहिम अकार्ड की बातें की जा रही हैं, इस वक्त जो चैलेंजेस हमारे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें, और ऐसे में हम अगर अपने अंदर सियासी एडवेंचर, सियासी मुहिम जोई, सियासी महाजराई, सियासी जिसे कहते हैं पोलराइजेशन पैदा करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उससे यकीनी तौर पे आप इख्तिदार को तो मजबूत बना लेंगे, लेकिन ये बात चलेगी नहीं, ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। और आप इनवाइट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सबको पता है कि ये हुकूमत कैसे बनी थी, फॉर्म 47 का क्या रोल था, फॉर्म 45 का क्या रोल था, अब बन गई ना। अब अगर इसको आगे चलाना है तो आपने अगर केपीके की हुकूमत तोड़नी है तो ये अजीब बात है। और दावा कौन कर रहा है? गवर्नर साहब कर रहे हैं, जिनको गैर जानिबदार होना चाहिए। ये काम तो वफाकी हुकूमत करे, मुस्लिम लीग नून के लोग करें, पीपल्स पार्टी के लोग करें, लेकिन वो तो गवर्नर है। अगर गवर्नर बैठ के वहां ये सियासी बढ़के मार रहे हैं कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, तो आपको पता है कि वो किसके नुमाइंदे होते हैं? वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं। तो इसका मतलब है कि रियासत का एजेंडा, वफाक का एजेंडा, वो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। वो मैं समझता हूं ये कोई अच्छी चीज नहीं है। काम की जानिब हमें बढ़ना चाहिए। और पिछले दिनों जब जंग हुई तो देखा हमने सभी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन इसके बाद जो अब आप कह रहे हैं सियासी भौचाल आता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो अभी सेनेट के इलेक्शन भी है, वहां पर भी 2/3 इनकी अक्सरियत होने वाली है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है 27वीं तरमीम की जानिब भी जाया जा सकता है इस सारी सूरत हाल के बाद? देखिए, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। अगर आपने 26वीं तरमीम को बुनियाद बना के अदलिया को मफलूज कर दिया, पैरालाइज कर दिया इस वक्त, आपको मैं बताऊं, और हमारी मौजूदा जुडिशरी इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है, इंटरनल लेवल के ऊपर जजेस जो हैं वो अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी को कहां लेके जाया जा रहा है। अब आप देखिए कि जिस किस्म की मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, जिस तरह से फैसला, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई को नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, हो सकता है पीटीआई ने एरर किए होंगे, आप ना देते, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, जेयूआई में और बाकी जमातों के अंदर जो सीटों की बंदरबांट हुई है, ये किस कानून के तहत हुई है? मुझे बताइए, इनका कैसे हक बनता था? इनके पास कौन सा मैंडेट था? वोट किसी और को मिले हैं, सीटें किसी और को मिली है, अगर आप उनको नहीं देना चाहते तो ना दें। लेकिन ये नहीं हो सकता था कि आपने उठाकर सीटें जिनकी बनती नहीं थी, यानी एक जमात जिसकी सूबाई असम्बली में नशिस्तें जो है 3 हो या 4 हो,
उसको आप मखसूस नशिस्तें 5 या 6 पकड़ा दें, यानी कुछ सेंस बनती है सादे फैसले की। बिल्कुल, लेकिन सलमान भाई ये अक्सर उनको कहते हुए सुना गया कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ही वो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए सियासी इस्तेहकाम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी है ना, तो 2/3 मेजॉरिटी तो नवाज शरीफ साहब के पास माजी में भी थी, तब भी उनकी हुकूमत चली गई। पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी होना जो है ये कोई अलामत नहीं है सियासी इस्तेहकाम की। इस 2/3 मेजॉरिटी उस वक्त आपके लिए काम आती है जब आप कौमी इश्यूज को सही तरीके से टैकल करें। लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी का मतलब यह है कि अपोजिशन को खत्म करना है, अपोजिशन को दीवार से लगाना है, उनको लोगों को हमने कबूल नहीं करना, तो ये 2/3 मेजॉरिटी के अंदर जो नशा है वो आमराना हुकूमत का है, आमराना तर्ज अमल का है। इससे कौमी सियासत की कोई खिदमत नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा सलमान हम सब, अलीमा खान साहबा का भी एक बयान आपकी नजर होगा, उन्होंने कहा है कि जी बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि उनसे बात की जाए जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले जरा सुनवाते फिर इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इस जुल्म को नहीं कबूल करता, मैं सारी जिंदगी कैद में काट सकता हूँ और बाकियों को भी कैद से नहीं डरना चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि इस खौफ, इस जुल्म के निजाम से बेहतर है कि कैद में चले जाएं। इमरान खान ने कहा इन लोगों से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, इनके हाथ में तो वो कंट्रोल है ही नहीं इस मुल्क का। तो जब जिससे वो ट्रम्प बात करते हैं वो बात करें, क्योंकि वो यही कहा उन्होंने, कहना माशाल्लाह है, इन लोगों से क्या फायदा है बात करने का। ट्रम्प जिससे बात करते हैं वो भी उन्हीं से बात करेंगे, ये कह रही हैं अलीमा खान साहब। और एक और चीज़ इससे रिलेट करती हुई एक और खबर भी गर्दिश कर रही है सीनियर सहाफ़ी आरिफ मलिक साहब की, जिसमें वो यही बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब रेडी हैं अडियाला जाकर खान साहब से मुलाकात करने के लिए। ये क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या फिर नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से लाइमलाइट से दूर थे? पहली बात तो ये है कि जो बानी पीटीआई ने इशारा किया है कि उनसे बात की जाए जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सियासत का तो यही हाल है कि ताकत का मरकज जहां होगा वहीं बात होनी। लेकिन सर वो तो बार बार मना कर रहे हैं। जी वो बिल्कुल मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बातचीत चल रही है किसी न किसी शक्ल में। अब ये देखिए ना, ये जो शाह महमूद कुरैशी ने, महमूद रशीद ने, जाज चौधरी ने, यास्मीन राशिद ने खत लिखा है कि हुकूमत के साथ भी बातचीत की जाए, तो कर ले हुकूमत के साथ भी बातचीत। लेकिन हुकूमत कहां खड़ी है वो भी सबको पता है, किसके पास कितना इख्तियार है वो भी हमारे पास, हमें खबरें मालूम है। इसलिए बातचीत तो वहीं होती है जब बड़े लोग आपस में बैठेंगे, फैसले होंगे। उसमें हुकूमत भी हो सकती है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है, उसमें पीटीआई भी हो सकती है, और अब तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी हो सकती है। बात तो सलमान भाई अलग है, उन्होंने हाथ तो बढ़ाया है, पीटीआई देखिए ये जो है ना, सिर्फ ये कहना है कि पीटीआई जो है ना मुज़ाकरात से भाग रही है। मिसाल के तौर पे पीटीआई का ये मुतालबा है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत बना सकती है? मुझे आप बताइए। वो कहते हैं कि नए इंतखाबात करवाए जाएं, आप बना सकते हैं हुकूमत? वो कहेंगे इंतखाबात का ऑडिट करवाया जाए, वो करवा सकते हैं। देखिए मुसाफा करना, बातचीत करना, दावत देना एक और चीज है, लेकिन इंटरनली तो हुकूमत ये चाहेगी कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो डेडलॉक है वो बरकरार है, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो अभी आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, बहुत देर की मेहरबान आते आते, यानी आपको वो वोट को इज्जत दो का बहाना जो आप नारा था, वो आपने कहां से चलते चलते ये जो 2024 के इलेक्शन में माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के साथ सियासी रोमांस किया, सियासी कहानी का खेल खेला, अपने भाई को इख्तिदार दिलवाया, अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाया। अब आप कहते हैं कि जी वो अडियाला जेल जाने के लिए तैयार है, तो पहले पूछ ले कि अडियाला जेल वाला भी मिलने के लिए तैयार है या नहीं है। वो तो उनको मानता नहीं है। ये जो तकसीम हमारे यहाँ पैदा हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली सियासत में, हमने सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में जो बदल दिया है, उसमें मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आएगा। कैसे? देखिए हल तो एक ही है, अगर नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं मिलने के लिए, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ जरूर जाएं, लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब को इस गलती को भी तस्लीम करें कि 2024 का जो मैंडेट उन्होंने लिया वो जाली था। सबको पता है फॉर्म 47 पे कैसे हुकूमत बनी है। पड़ेगा उन्हें भी पिछले इलेक्शंस पर एतराज था। देखिए ना, बात यह है कि अब आपने पाकिस्तान की तारीख में कोई आप शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके। जब भी इलेक्शन हुए मुतनाज़ा हुए, जब भी इलेक्शन हुए उसके ऊपर धांधली के इल्जामात लगे। हमारी ये रियासत की सलाहियत देखे ना जरा, एक इलेक्शन हम शफाफ नहीं करवा सकते जिसपे सबका इत्मीनान हो। तो इसलिए जब तक आप एक नेशनल एजेंडा डिसाइड नहीं करेंगे, उसमें फेयर इलेक्शन हो सकता है, उसमें आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी की बात हो सकती है, उसमें मीडिया की इंडिपेंडेंसी की बात हो सकती है, उसमें सिविल सोसाइटी की बात हो सकती है, उसमें सियासी मुदाखलतों का जो अमल दखल है उसके खात्मे की बात हो सकती है। तो लाइन नवाज शरीफ साहब एक लार्जर एजेंडा लेके आए, खुद ही करते हैं ना सियासत में। सलमान आबिद साहब इन्वॉल्व भी तो उन्हीं, वही तो ये है ना कि एक देखिए ना हमारी सियासत का अलमिया देखे ना, एक वक्त में एक जमात एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होती है और एक वक्त में एक जमात एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी होती है। एक यानी सहूलतकारी कर रही होती है, दूसरे उसके खिलाफ कैंपेन चला रही होती है। अब आज पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब है ना, कल हो सकता है मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात खराब हो जाए और फिर ये सहूलतकारी कर रहे हो पीटीआई वाले। तो ये सियासत का अलमिया कि हमारे सियासतदानों ने या सियासी जमातों ने माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा और आज भी कोई सबक नहीं सीखा। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब एक लार्जर एजेंडे के तहत आना चाहते हैं जरूर आए,
लेकिन उनको फिर एक नेशनल एजेंडे के ऊपर लाके अपने आप को भी एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, गलतियां उनसे भी हुई हैं। जैसे उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में माना था कि हमसे दोनों बड़ी जमातों से, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से गलतियां हुई हैं, और अब भी माने कि जो पिछले 5-7 साल की जो पॉलिटिक्स हुई है, जो तहरीक इत्तेमाद पैदा हुई है, अब देखिए मैं तो नहीं कह रहा, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि तहरीक इत्तेमाद हमने जनरल बाजवा की मदद से पेश की थी, तो ये इसका मतलब हुआ कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये सब ऑन बोर्ड थे ना। तो अब नया कौन सा चार्टर बनाने की या पेश करने की जरूरत है जिससे आवाम को कुछ सहूलत हो सके? देखिए आवाम की तो हालत अनीक साहब बिजली के बिलों ने और गैस के बिलों ने जो पूरी कर दी है ना, अब आप अंदाजा लगाइए, बिजली की लोड शेडिंग, महंगी बिजली, ये जो टैरिफ के नाम पे जो कुछ हो रहा है, स्लैब से बन रहे हैं, आप मुझे बताइए इसका मदावा कौन करेगा? अभी आप देखिए पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में सस्ती हुई हैं, हमने बढ़ा दी हैं, लोगों की कमर तोड़ दी है आपकी इस महंगाई ने। अब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हम वो डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह के हमने वादे किए थे। तो आवाम की सियासत तो ना हुकूमत कर रही है ना अपोजिशन कर रही है, आवाम तो आपने कुचल के रख दी है। और इस वक्त बेरोजगारी देखें, मुल्क छोड़ने वालों की तादाद देखें, नौजवानों में अनसर्टेनिटी देखें, एक लाकानूनियत देखें, तो इसलिए अवाम की सियासत तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही, और वो कोई जमात नहीं कर रही। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हुकूमत हो और अपोजिशन हो, ये ताकत की लड़ाई का खेल है जो इस्लामाबाद का सर्कस से चल रहा है, इसमें अवाम तो बेचारी पिसी हुई है। बिल्कुल दुरुस्त बात की है आपने सलमान साहब। जब ऑपोजिशन में होते हैं तो तब इनके इंटरेस्ट कुछ और होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं कुछ और। अच्छा, ये जो यौम आशूर के बाद जिस तरह से भी खुले खत का आपने भी जिक्र किया, एहतजाज की जो बातें, तहरीक की बातें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि कामयाब तहरीक जो है वो चला पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए बानी PTI तो चाहते हैं कि तहरीक चले, और वो काफी अरसे से चाहते हैं, लेकिन PTI के अंदर एक बड़ा धड़ा है जो समझता है कि सड़कों की सियासत इस वक्त उनके हक में नहीं होगी, और हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ कुछ मामलात ले देन के कुछ लोगों की बुनियाद पे आगे बढ़ाने होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो इस वक्त PTI के अंदर दाखिली इंतशार है और जो दाखिली तकसीम है, जो दाखिली लड़ाई है, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसकी मौजूदगी में ये कोई बहुत बड़ी तहरीक चला सके। और फिर साथ एक तरफ दाखिली इंतशार है, दूसरी तरफ रियासत और हुकूमत जो है वो भी कोई स्पेस नहीं देगी कि आप एक बड़ी तहरीक चला सकें। तो इसीलिए आप देखिए कि अब आपको दो मुख्तलिफ सोच नजर आ रही है। उस तरह से नहीं रहा। देखिए ना, कारकुनों का इत्तेमाद तो बैरिस्टर गौर खो चुके हैं, और जो मौजूदा क़यादत है उनकी जो बाहर बैठी हुई, लोग तो ये कहते हैं कि ये लोग जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके बैठे हुए हैं। तो PTI का वर्कर, PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है और जो PTI की लीडरशिप जेल के अंदर है, इन तीनों में इस वक्त तजाद हमें नजर आ रहा है। इसलिए मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ी तहरीक चलाने की इस वक्त पोजीशन। अच्छा, ये जो PTI की जो 4 मुनहरिफ अराकीन असेंबली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है, इस सारी सिचुएशन में ये मजीद जिसे कहते हैं तेल छिड़कने वाली बात हो? लाजमी बात है, जब आप पॉलिटिक्स में किसी को प्रोवोक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन्वाइट कर रहे हैं पोलराइजेशन को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कौमी सियासत के अंदर जो पोलराइजेशन जिसका भी आपने जिक्र किया कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन की बात कम हो गई थी, वो अब बहुत बढ़ गई है दोबारा। अब आप देखिए इस वक्त भी कौमी सियासत का बुनियादी नुक्ता क्या है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी लड़ाई, यही है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि सियासत महाजराई के अंदर चलेगी। जब महाजराई के अंदर चलेगी तो मईशत मुतासिर होगी, सिक्योरिटी मुतासिर होगी, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी पहले फैली हुई है। तो ये जो सारी चीजें हैं महाजराई की सियासत की जो कीमत है, वो मुल्क के लोगों को, रियासत के निज़ाम को, लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ रही है ना, उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इस वक्त की कौमी सियासत है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है एक लार्जर एजेंडे के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, वो करना चाहिए सियासी जमातों को, और इमरान खान को भी चाहिए, बानी PTI को भी चाहिए कि वो ये जरूर करें कि जरूर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करें, लेकिन अगर हुकूमत भी बातचीत करना चाहती है तो अपने मौक़िफ़ के साथ आएं और उनके साथ बातचीत का आगाज करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान हमारे साथ मौजूद है। मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत, पुरअज़्म और बहादुर लड़की से जो जूडो और वेट लिफ्टिंग दोनों में महारत रखती हैं और कौमी सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान भी बना चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहलवानों के शहर गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली सहर ने ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट और इंटरवर्सिटी मुकाबलों में दर्जनों गोल्ड और सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं। उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर और बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। सहर वाई लॉ की तालिबा हैं और खेल के मैदान के साथ साथ तालीम के मैदान में भी मिसाली कामयाबी हासिल कर रही हैं। रवां साल सहर ने ऑल पाकिस्तान इंटर डिपार्टमेंटल जूडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि ऑल पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग इंटरवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता है। मजीद सहर से ही बात करते हैं। बिल्कुल सहर, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक।
अच्छा ये बताइएगा कि ये दो बड़े मुनफरिद से बड़े अलग थलग सी चीज़ें हैं, जिसमें वेट लिफ्टिंग आपको अपने मसल्स मजबूत करने होते हैं और दूसरी तरफ जो मोबिलिटी और एजिलिटी की जो पहचान है जूडो, वो आप करती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे कर पाती हैं? वैसे तो मुश्किल है इन दोनों को मैनेज करना इकट्ठे, क्योंकि साथ मैंने पढ़ना भी होता है। तो मैं सुबह टाइम 10 से 12 बजे तक जूडो करती हूँ और उसके बाद शाम 6 बजे से ऑलमोस्ट 10 बजे तक मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ। तो दोनों मुख्तलिफ तो हैं, लेकिन मैंने वेट लिफ्टिंग जूडो के लिए शुरू की थी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपको शौक कब से पैदा हुआ खेलों का? कब से आप जो है इन दोनों खेलों के साथ जुड़ी हुई हैं? जूडो के साथ तो मैं 2021 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी सिस्टर किया करती थी और उसी साल टोक्यो ओलंपिक्स भी हुई थी, तो मेरा दिल किया कि अगली जो ओलंपिक्स ये 2024 में हुई है तो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करती। तो तब से मैंने स्टार्ट किया था और जो वेट लिफ्टिंग है वो मुझे स्टार्ट किया भी 1 साल हुआ है। राइट, इधर तो आप गोल्ड मेडल्स जीत रही हैं, सिल्वर मेडल्स जीत रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स जीत रही हैं, इतने सारे मेडल्स इकट्ठे कर रही हैं, तो उसकी वजह से कोई तासुर आपके अपने दोस्तों पर या अपने फैमिली पर आता है कि जो है इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी? आता है, ऊपर से वो ये भी कहते हैं ना कि साल लॉ भी पड़ गया तो इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें ही ऐसी है जिसमें ख़वातीन अपने आप को मुझे लगता है कि किसी हद तक कंफर्टेबल नहीं फील करती, और ना ही ये तासुर हमारी सोसाइटी में इस तरीके से पाया जाता है कि इन दोनों चीज़ों में, वेट लिफ्टिंग में और जूडो में, ख़वातीन बड़े ओपनली आती हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि जूडो आपकी सिस्टर से आप इंस्पायर हुई, तो आपको तो उनकी सपोर्ट मिली होगी। वेट लिफ्टिंग के लिए आपको किसने इंस्पायर किया और आप किससे मोटिवेट होकर आई? बेसिकली ना मेरे जो फादर है वो भी इंटरनेशनल लेवल के जिमनास्ट हैं। अच्छा। तो मुझे घर से सपोर्ट है मुकम्मल तौर पर ना। और वेट लिफ्टिंग का भी मेरे फादर ने कहा था कि स्क्वाट्स लगा लिया करो शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में गुजरांवाला में, तो उसके पार्किंग एरिया में ना वेट लिफ्टर्स वेट लिफ्टिंग किया करते थे। तो जो उधर के उस्ताद हैं कोच अजहर आमिर भट्ट साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की कर सकती है, गॉड गिफ्टेड है, तो ये वेट लिफ्टिंग कर ले। तो मैंने शुगल में किया तो मेरे मेडल्स आना शुरू हो गए हैं, मुझे अच्छी भी लगी है। हाँ। और जूडो के लिए भी अच्छी थी। वो आपके पर्सनालिटी से लग भी रहा है कि आप वो जो हैं इजी गो हैं और अक्सर लक उन्हीं को साथ देती हैं। पहलवानों के शहर का मसला है जी। हाँ। वहाँ के ऐसे मजबूत। अच्छा, आप पहलवानों के शहर में रहती हैं, खाना भी वैसे ही खाती हैं जैसे वो खाते हैं? खाना पड़ता है, गेम नहीं होती ना, क्योंकि जिस तरह प्रोटीन वगैरह, गोश्त, दूध, अंडे, हेल्दी चीजें। तो हमारे शो पे इतने सारे खिलाड़ी आते हैं, वो तो उल्टा कहते हैं कि डाइट करनी पड़ती है, आप कह रही हैं खाना पड़ता है। नहीं, डाइट भी करनी पड़ती है, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मुझे भी अपना वेट कंट्रोल करना होता है, जूडो के लिए भी करना होता है, वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के लिए भी करना होता है। तो उसके लिए मैं उल्टा रोटी चावल वगैरह छोड़ती हूँ ना, गोश्त वगैरह तो नहीं छोड़ती। ठीक है। अच्छा सहर, अच्छा बताएं फिर क्या रूटीन क्या है आपकी, क्या आपका डाइट प्लान होता है जिसको आपने फॉलो करना है, और नॉर्मल डेज में भी वैसा होता है या फिर आपको कोई जो खास चैंपियनशिप करीब आ रही हो तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को? चैंपियनशिप्स के करीब मुझे चेंज करनी पड़ती है डाइट। उसके अंदर फिर मैं लेती हूँ बिल्कुल ही, मतलब अगर नाश्ते में मैंने ब्रेड खानी है, पराठा खाना, तो वो सारा कुछ फिर मेरा बंद हो जाता है। right. तो अंडों को बेशक फ्राई करके खा लिया या उबले हुए खा लिया, उसके साथ साथ कीमा वगैरह या चिकन का कुछ स्टीम वगैरह करके बना लिया, इस तरह की चीजें। आपने गिने हैं कितने मेडल्स अभी तक आपने जीते हैं? मेडल्स असल में मुझे टोटल तादाद नहीं याद, लेकिन नेशनल लेवल पे मेरे 6 मेडल्स हैं। 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। और उसके साथ साथ जो इंटरयूनिवर्सिटी लेवल है उसके अंदर मेरे 7 गोल्ड मेडल्स हैं और 2 सिल्वर है, और ऑल पंजाब भी मेरे 7 गोल्ड मेडल्स हैं। जबरदस्त। लगता है सहर ने घर में वॉल ऑफ फेम बनाई होगी जरूर, जहाँ सारे मेडल्स और अपनी जो अचीवमेंट्स है ना वो डिस्प्ले किए होंगे, ऐसा ही है? अच्छा, मुझे बताइए कि दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, और इन दोनों चीज़ों के साथ एक और मुश्किल चीज़ जो आप कर रही हैं, आप लॉ पढ़ रही हैं, तो पढ़ाई को भी टाइम देना है, अपने स्पोर्ट्स को भी टाइम देना है, मैनेज किस तरीके से करती हैं? मैनेज बहुत मुश्किल से ही करती हूँ। जैसे मैंने बताया, सुबह के टाइम पे मैंने एक गेम शिफ्ट की होती है और शाम के टाइम एक की होती है। जो वेट लिफ्टिंग है उसको भी 2 टाइम ऐसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन आगे मेरा जरा जूडो का कंपटीशन है, तो उस वजह से फिर मैं जूडो 3 घंटे सुबह कर रही हूँ और वेट लिफ्टिंग शाम को कर रही हूँ। और पढ़ाई अंदर से अगर मुझे 2-3 घंटे मिल जाएं
तो मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि रेस्ट भी करना होता है। मैंने आपकी आवाज में वो दर्द महसूस किया जो शुरू में आपने बताते हुए किया है कि कर ही लेती हूँ मैंने किसी तरीके से। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपकी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें से किस पर आप अपने जो लॉ के हरबे इस्तेमाल करती हैं, किस पर आप अपनी जो है रेसलिंग के या जूडो के जो टेक्निक्स है उसको इस्तेमाल करती हैं, उनके दाव पेच उनके साथ खेलती हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं फिलहाल, मेरे से इंस्पायर ही हो रहे हैं लोग, अपने बच्चों को भेज रहे हैं गेम करने। कभी वालिद को राम करना हो किसी बात पे तो आप लॉ की मदद नहीं लेती? नहीं अच्छा। नहीं किया चले जी। अच्छा सहर, बहुत सारी लड़कियां हैं आपको देखकर इंस्पायर हुई हैं, आपको देखकर उनमें भी ये शौक और जज्बा आया है कि भाई क्यों हम भी पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स जिस तरह से सहर कर रही हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं देना चाहूंगी कि ये एक 2-3 मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। एक तो ये है कि अगर आप प्लेयर बन जाते हो तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। एक तो ये है कि ये भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आपने जो काम करना हो वो कर सकते हैं। मेरी सिस्टर साथ जूडो की नेशनल खेलती होती थी, साथ वो पेपर्स देती होती थी डॉक्टर फार्मेसी के पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो पढ़ सकते हैं। और साथ में दूसरा ये है कि कहा जाता है कि लड़कियों को गेम नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये भी मिथ है। लड़कियां गेम कर ही नहीं सकती, लड़कियां वेट लिफ्टिंग कर ही नहीं सकती, सब कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट की, मैंने कर ली, जो करेगा वो करेगा, लेकिन पीछे से फैमिली जो है ना उनको सपोर्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए। साहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और साहर ने जैसे बताया कि बिल्कुल ये जो मिथ है, ये जो टाइप आप करते हैं कि जो खिलाड़ी है वो पढ़ नहीं सकता, जो पढ़ रहा है वो खेल नहीं सकता, ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, क्योंकि जिस उम्र में आपको खेल और पढ़ना दोनों साथ करने होते हैं उसमें आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो साहर, थैंक यू वेरी मच ये तजवीज़ हमारे नाज़रीन से शेयर करने के लिए। इसके साथ साथ एक ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सूफियाना कलाम में जुदागाना अंदाज रखने वाले सदारती तमगा याफ्ता लोक गुलकार अल्लन फ़कीर को हम याद कर रहे हैं, जिनको हमसे पिछले 25 बरस बीत गए। सिंध का रिवायती लिबास पहनकर मखसूस अंदाज में सूफियाना कलाम पेश करने वाले अल्लन फ़कीर की मुनफरिद आवाज़ आज भी परस्तारों के कानों में रस घोल देती है। अंदरूने सिंध के गाँव आमरी में पैदा होने वाले अल्लन फ़कीर का ताल्लुक मंगराची कबीले से था और अल्लन फ़कीर की गायकी के चर्चे अंदरूने सिंध में तो पहले से ही थे, मगर गुलकार मोहम्मद अली शहकी के साथ गीत ने उनकी शोहरत को उरूज पर पहुंचा दिया। लतीफ़ी राग सुनकर अल्लन फ़कीर पर वजद की कैफियत तारी हो जाती थी। बुजुर्गान दीन से ख़ास मोहब्बत के सबब अल्लन फ़कीर ने मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर रिहाइश इख्तियार कर ली। उनके शौक को देखते हुए दोस्तों ने बाकायदा गाने का मशवरा दिया। अल्लन फ़कीर को सूफियाना और लोक मौसीकी के हवाले से उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने 1980 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ अवार्ड, शहबाज और कंदकोट अवार्ड्स भी हासिल किए। अल्लन फ़कीर अलालत के बाद 4 जुलाई सन 2000 को कराची के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बार फिर पाकिस्तानी रिकॉर्ड मशीन राशिद नसीम से। जी हाँ, जिन्होंने अपना 154वां आलमी रिकॉर्ड बनाकर उसे फ़लस्तीन के नाम किया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड होल्डर राशिद नसीम दुनिया के तेज़ तरीन बॉक्सिंग पंच मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और राशिद नसीम ने वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंक्चर इंग्लैंड के खिलाड़ी जोशे लियाला से वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंच एक्सपर्ट का जो एजाज़ है वो छीन लिया है। और राशिद नसीम ने 1 मिनट में 374 बॉक्सिंग पंच के मुकाबले में 386 मरतबा मुक्कों से हदफ पर जर्ब लगाई है। बिल्कुल, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीकी ईमेल जारी करके रिकॉर्ड को वेबसाइट पर आवेजा भी कर दिया और इससे कबल वो 1 घंटे में 32,686 मुक्के मारने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं, जबकि 1 घंटे में 1 किलो वजन के साथ 24,000 से जायद मुक्के भी टारगेट पर मार चुके हैं। राशिद नसीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। बिल्कुल राशिद, बताइएगा सबसे पहले तो एक अहम सवाल जो सभी लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि कितने आलमी रिकॉर्ड आप अपने नाम करना चाहते हैं? देखें जी, ये अभी कोई गिनती फिक्स तो नहीं है, लेकिन मैं अपने टारगेट्स को जो है वो वक्त के हिसाब से जो है वो सेट करता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी अगर आपने रिकॉर्ड देखे तो वो बहुत ज्यादा इंजरी वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी होते हैं। तो
कुछ पता नहीं चलता है कि किसी भी रिकॉर्ड में कभी भी इंजरी हो सकती है। तो इस वजह से अभी फिलहाल मेरा जो है वो इनफरादी तौर पर सबसे पहले 150 आल में रिकॉर्ड करने का टारगेट है और उसके बाद फिर मैंने अपने 200 आल में रिकॉर्ड जो है वो मैंने पूरे करने। तो अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो है वो इनफरादी तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के मुताबिक जो है सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त इनफरादी तौर पर आल में रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है ये। जबरदस्त जबरदस्त। आपके साथ साथ राशिद, हम सबके लिए बहुत बड़ा एजाज है। हम बड़ी बात आपको पेश करते हैं इस रीसेंट अचीवमेंट पर भी। मुझे बताएं कि इसके बाद अभी आपके कितने आलमी रिकॉर्ड्स बन चुके हैं और सबसे ज्यादा आपका फेवरेट और मुश्किल वाला रिकॉर्ड कौन सा था? देखिए अभी तो मैं सबसे ज्यादा जो मेहनत अभी मैंने लास्ट दिनों के अंदर की है वो इसी रिकॉर्ड पे की थी, बॉक्सिंग पंच वाले पर, क्योंकि ये बेसिकली इंग्लैंड के मास्टर हैं और जो शलियाला इनका नाम है और ये सिर्फ 23 साल के हैं और मैंने इसको एक रिकॉर्ड को जो है वो चैलेंज समझ कर लिया था। ये एमएमए फाइटर भी हैं और अच्छे खासे मतलब एथलीट हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के, और मैंने बड़ा इसको चैलेंज समझ के लिया था कि यार ये रिकॉर्ड जो है इनसे लेना है और पाकिस्तान के नाम करना है। तो इसके लिए लाजमी बात है कि बहुत ज्यादा मेहनत की थी। फिर इसके अलावा अगर आप मेरे कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें, जैसे कि मेरा एक ग्रीन कोकोनट का रिकॉर्ड है, वो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में मशहूर है और वो रिकॉर्ड मेरा काफी मुश्किल रिकॉर्ड है जो कि हेड ब्रेकिंग का है। तो इसके अलावा फिर मैंने एक किक्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो इंडिया को मैंने हराया था और भारत से एक रिकॉर्ड वापस लिया था, पाकिस्तान के नाम किया था। उसमें मैंने दोनों लेग्स के ऊपर 5 kg जो वेट था वो बांधा था। आपको पता है मार्शल आर्ट जो है वो पूरी दुनिया करती है, किक्स का मुजाहरा जो है वो पूरी दुनिया में किया जाता है। तो मैंने 2163 किकें जो है वो दोनों लेग के ऊपर जो है वो बांध कर जो है वो 5 kg जो है वो ये रिकॉर्ड पाकिस्तान का नाम किया। तो काफी मुश्किल रिकॉर्ड था, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी कि ये जो किक्स मारने का जो हैवी रिकॉर्ड है ये पाकिस्तान के नाम किया जाए। अच्छा, 2 सवाल एक साथ पूछना चाहूंगा। पहला सवाल राशिद ये कि ये जो पंचिंग रिकॉर्ड बनाना था ये भी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितना वक्त लगा आपको और आपका आज तक का सबसे मुश्किल रिकॉर्ड कौन सा था? देखिए इसमें वक्त ये लगा कि इससे पहले ही मेरे जो है वो फुल एक्सटेंशन पंचेस कैटेगरी के ही 2 रिकॉर्ड थे जो मैंने बनाए थे। एक था हाथ में अंडा पकड़कर जो है वो फास्टेस्ट बॉक्सिंग एक्सटेंशन पंचेस मारने थे पैड पर और अंडा जो है वो नहीं टूटना चाहिए, एक वो रिकॉर्ड मैंने नाम किया था। और फिर उसके बाद 1 kg वेट के साथ ही जो है वो मैंने 163 पंच जो है वो 1 हैंड के साथ जो है थ्रो किए थे टारगेट पे। तो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में था और फिर इस रिकॉर्ड के लिए जो है स्पेशली मैंने 3 महीने की प्रैक्टिस की और 3 महीने से मैं ऑलरेडी पंचेस प्रैक्टिस के अंदर चल रहा था, तो तकरीबन 6 महीने होते हैं। और आज तक का जो मुश्किल रिकॉर्ड अगर आप मुझे कहें तो मैंने कहा ना कि इतने ज्यादा मेरे जो है ना आलमी रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं किसी एक रिकॉर्ड को नहीं कह सकता कि मेरा सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ग्रीन कोकोनट वाले रिकॉर्ड को आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा टफ है। और एक जो रिकॉर्ड मैंने अभी 5 kg किक के साथ जो किया था वो रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और आप इस रिकॉर्ड को जो है बॉक्सिंग वाले पंच को जो है भी एक मुश्किल तरीन रिकॉर्ड कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लग भी रहा है कि मुश्किल तरीन था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आइंदा के लिए कौन सा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसकी तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए जी, कल ही मुझे जो है ना वो जर्मनी के एक मास्टर हैं, उन्होंने मुझे एज ए 1-to-1 अपने साथ मुकाबले के लिए कहा है और वो मैं उनको एज ए टीचर की तरह समझता हूँ अपने, और वो जर्मनी के मास्टर हैं और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। और बल्कि मैंने उन्हीं को देखा, सबसे पहले देखा था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए मार्शल आर्ट में, और आज जो है वो मुझे उनका कल ही मैसेज आया है, वो मुझे जर्मनी बुलाना चाहते हैं। तो लाजमी बात है उनके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक कंपटीशन वहां पे जाके करना होगा। उसके अलावा जो है मैं अभी जो है वो रोमानिया की जो है वो तैयारी में मसरूफ हूँ और रोमानिया जा रहा हूँ, वहां पे एक टैलेंट शो है, वहां पे जाके मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और इसी तरह जो है वो फिर एक जर्मनी के ही मास्टर हैं, उनको दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्बो का जो है ना वो खिताब दिया गया है और उन्होंने बहुत से जबरदस्त किस्म के रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो हाल ही में मैंने उनका एक रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन अभी मैं उनका एक रिकॉर्ड है 1 मिनट में 120 केन क्रश करने 1 मिनट में अपनी खोनी के साथ, तो मैं उसको जो है वो उस रिकॉर्ड को जो है तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट तो ये भी बताइएगा कि राशिद अभी आप बाकी लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि वो भी रिकॉर्ड बना सकें या सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में मशगूल है? देखिए फन तो वही होता है जो आप अपने आने वाली नस्लों के अंदर जो है मुंतकिल कर रहे हो, और मजा भी उसी वक्त आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 17 शागिर्द हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑलरेडी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, जबकि मेरी पूरी फैमिली है जिसमें मेरी वाइफ है, उसमें मेरा बेटा है
जो कि 6 साल का है, दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन मार्शल आर्ट कैटेगरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरी बेटी ने आज से 4-5 साल पहले जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जब वो सिर्फ 7 साल की थी, और अब वो 5 आलमी रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इसके अलावा फिर मेरे फादर हैं, 73 ईयर्स ओल्ड हैं, और 73 साल की उम्र में जो है वो पाकिस्तान को जो है अब तक जो है 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो दे चुके हैं। तो मेरा काम है, और अपने शागिर्दों को भी मैं आगे लेकर आ रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अब मेरे ख्याल में मेरे स्टूडेंट्स की भी बारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सिर्फ 4 आलमी रिकॉर्ड ही बनाए थे, तो उस वक्त से ही मेरे शागिर्दों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, आलमी रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए थे, और मेरे पास जो है वो सिर्फ 5 आलमी रिकॉर्ड थे, तो मेरे उस वक्त जो है वो 3 शागिर्द जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। तो मैं साथ साथ जो है वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी भी पीछे नहीं रखा, और हमेशा उनको ट्रेनिंग दी है, तरबियत दी है, ताकि वो भी मुल्क और कौम का जो है वो नाम रोशन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी तरह मुझे तो लग रहा है जिस मेहनत से और जिस लगन से आप लगे हुए हैं, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उनको यहाँ आना पड़ेगा, अपना दफ्तर खोलना पड़ेगा यहीं पे, कि ज्यादा मेहनत ना लगे काउंट करने में कि कितने ज्यादा आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अच्छा, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, आपसे मोटिवेशन लेते हैं कि वो भी कोई रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? आपकी पहले वाली बात से थोड़ी सी मैं एक जल्दी से बात कर देता हूं कि देखें, फेसबुक पर जो है वो सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्शल आर्ट के हवाले से अपलोड होते हैं वो मेरे ही हैं इस वक्त, और एक महीने के अंदर जो है वो 40 मरतबा जो है फेसबुक ने जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मेरे जो है। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर सेगमेंट शामिल करते हैं हिमाकत की नफ्सियात, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि क्या गुजरा हुआ जमाना वाकई अच्छा था, क्या हमारा दौर बदतरीन है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमाकत की नफ्सियात। आज की हमाकत की नफ्सियात का ये जो सेगमेंट है, इसके अंदर हम बहुत ही दिलचस्प चीज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये दादा दादी, नाना नानी, ये जितने भी होते हैं, यह आपको अमूमी तौर पे ये कहते हुए मिलेंगे कि गुड ओल्ड टाइम्स, जो हमारे ज़माने बहुत अच्छे थे, हमारा वक्त बहुत अच्छा था। आप इसको मिस्री या यूनानी तहजीब में ले जाएं और वहाँ के अदब को देखें, तो उस लिटरेचर के अंदर भी आपको ये चीज़ मिलती है कि वहाँ का बंदा, उस वक्त का 3000 साल पुराना बंदा, वो भी यही कह रहा होता है कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, हमारा वक्त बहुत अच्छा था। वक्त जो है वो तब्दील हो गया और कुछ मुस्बत नहीं हुआ। अभी करंट्स अगर हम देखें सिचुएशन, या हम किसी सर्वे का एक लेते हैं, एक सर्वे जो है उसके मुताबिक दुनिया में 71%, 71% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ज़माना अच्छा नहीं रहा, या वक्त जो है वो तब्दील हो गया। अब जो चीज़ ठीक नहीं थी, पुराना ठीक था, अब जो है हम अबतरी की तरफ जा रहे हैं। और 5% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, हमारा म्यार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है और हम तरक्की की जानिब जा रहे हैं, अगर हम स्टैट्स को देखें और उन चीज़ों को देखें। बट ये 5% लोग हैं, 71% ये समझते हैं कि हम बदतर होते जा रहे हैं। ये क्या होता है? यानी गुड ओल्ड टाइम्स को सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे, और इस ओवरऑल फिनोमेना को, इसको ओवरऑल हम साइकोलॉजी में कहेंगे डिक्लाइनिज्म। सो डिक्लाइनिज्म में हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि गुड ओल्ड टाइम्स क्या है, यानी पुराने वक्त बहुत अच्छे क्यों लगते हैं, क्या वजह है कि हर इंसान को अपना पुराना वक्त बहुत अच्छा लगता है। फ़र्द को भी अपना, आज के फ़र्द को भी ये है कि 20 साल पुराना, 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ। 20 टूर्स करने के बाद कोई एक टूर ऐसा नहीं है जिसकी खूबसूरत यादें हमारे पास ना हो। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी हुआ, यानी किसी लैंडस्लाइड में फंस गए हैं या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो मुसाफिर को दरपेश होती हैं, तो भी यकीन कीजिए कि अब वो इस तरह नहीं करती, बल्कि हम उसको एंजॉय करते हैं कि हाँ वहाँ पे फंस गए थे। क्या वजह है? हालांकि उस वक्त तो हम शदीद एक इब्तला में थे, जब हम फंस गए थे तो इब्तला में थे, एक बहुत बड़े चैलेंज से नबर आज़मा थे, वो कतन कोई अच्छी फील नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह जब पूरे टूर आप करते हैं तो उसकी यादें बहुत अच्छी होती हैं, बट टूर बज़ाते खुद उस वक्त आप उसको इस तरह एंजॉय नहीं कर रहे होते। बिल्कुल इस तरह ज़िंदगी को अगर आप एक टूर के तौर पे लें तो ज़िंदगी सारी की सारी बहुत आप को अच्छी लग रही होती है जो गुजर चुकी होती है, लेकिन जब वो गुजर रही होती है, यानी उस लम्हे हाल में आप मौजूद होते हैं, आपको उस वक्त अच्छी नहीं लग रही होती। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त जो चैलेंजेस होते हैं, यानी जब आप माजी में देखते हैं तो वो चैलेंजेस को माइनस करके देखते हैं, जब आप उस लम्हे हाल में होते हैं तो उस वक्त वो चैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होने की वजह से वो ज़िंदगी की जो खूबसूरती है उसको पसे पुश डालते हैं, जमालियात को पसे पुश डालते हैं, खूबसूरतियों को पसे पुश डालते हैं, और वो चैलेंजेस क्योंकि सर्वाइवल से मुतल्लिक हैं तो चैलेंजेस की इंपॉर्टेंस जो है वो ब्रेन के लिए कहीं ज़्यादा अहम होती है।
यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो चैलेंजेस हैं उतने बड़े होते हैं उस वक्त। मसलन एक टूर की मिसाल ही ले लें, एक टूर है, आपको मालूम है आज पता नहीं कहाँ पहुँचना है, फलां जगह पर होटल का कमरा मिलेगा कि नहीं, आज शाम को खाना का मामला होगा कि नहीं, फलां जगह पर पहुँच पाएंगे कि नहीं, गाड़ी को ख़राब ना हो जाए, कहीं लैंडस्लाइड ना आ जाए, मतलब 20 चीज़ें। अब 20-25 चैलेंजेस इस वक्त आपके जहन में फिर रहे हैं। किस तरह आप जमालियात या खूबसूरतियों से बड़े आपको एक मशक की ज़रूरत है कि आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सो टूर के अंदर ये चैलेंजेस रहते हैं। अब जब वो टूर हो चुका तो वो चैलेंजेस माइनस हो गए, कहाँ रहना था, कहाँ गाड़ी तो नहीं ख़राब हो जाएगी, लैंडस्लाइड तो नहीं है, ये सब चीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब जब वो माइनस हो गई, पीछे क्या रह गया? वो एक खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत यादें, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत दोस्तों के आपस में गपशप, ये तमाम चीज़ रह गई। अब आपके लिए वो टूर खूबसूरत हो गया। तो ज़िंदगी पूरी की पूरी ऐसी होती है। अगर आप ओवरऑल स्टैट्स को देखें, नंबर्स को देखें पिछले 200 सालों में, तो म्यार ज़िंदगी इंसान का कहाँ चला गया। म्यारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है, हेल्थ बेहतर हुई है, एजुकेशन बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। ममालिक के दरमियान वो जो पिछले 4-5 हज़ार साल से एक शदीद हर वक्त जंग की एक कैफियत थी, वो कंपैरेटिवली यानी अगर हम पास्ट को देखें तो उसमें कमी आई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों के हवाले से, बच्चों की माँ यानी उस माँ बच्चे की जो हेल्थ है उसके हवाले से, माँओं के हवाले, ये तमाम जो स्टैट्स हैं वो हमें कुछ और बता रहे हैं, नंबर्स कुछ और बता रहे हैं, अकल कुछ और बता रही है, ऑब्जेक्टिविटी कुछ और बता रही है। लेकिन ये जो हमारे अंदर का एक चीज़ होती है कि हम ये समझते हैं कि बड़े थे, जब हमारे दादा या वो लोग कहते हैं कि हमारे वक्त बहुत अच्छे थे, तो उनके वक्त के चैलेंजेस आज के चैलेंजेस से कहीं बड़े थे। आज वो चैलेंजेस इतने बड़े नहीं हैं। मतलब आपको पानी अगर रोज़ाना 5-6 किलोमीटर कुएं से लाना पड़े और रोज़ाना लाना पड़े और 80 साल लाना पड़े, एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन वो क्योंकि अब अपने वक्तों को इस तरह देखते हैं कि अब वो उन्होंने पानी तो लाना नहीं है 6 किलोमीटर दूर, या इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो मिनहा हो गए, तो वो ज़िंदगी को वो जो पॉजिटिविटी है वो उस वक्त लेके आते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिवली मौजूद अंदाज से देखें तो वो जो पास्ट के चैलेंजेस हैं वो कहीं बड़े चैलेंजेस थे, वबाओं की शक्ल में, बहुत सारी और शक्ल में। तो नंबर्स हमें कुछ और बताते हैं। तो ये डिक्लाइनिज्म इसको कहते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से हमें जब फैसला करना होता है तो वो फिर हम एक मेंटल शॉर्टकट या जिसको कहते हैं इमोशनल शॉर्टकट की बुनियाद पर नहीं करना चाहिए। इस हवाले से नहीं करना चाहिए कि चैलेंजेस और इन चीज़ों को मिनहा करके वो जो पास्ट की ज़िंदगी खूबसूरत नज़र आ रही है तो वो आज की ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं है, क्योंकि आज चैलेंजेस ज़िंदा हैं। तो हमें उन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक अलहदा करके हमें ख़ास सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी जिससे हम ज़िंदगी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अदरवाइज़ वो चैलेंजेस जो हैं वो जमालियात, हुस्न, खूबसूरती इसको पसे पुश डाल देते हैं और अपने आप को, क्योंकि ये सर्वाइवल का मामला होता है। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात करते हैं सब्र इस्तिकामत की अजीम दास्तां, हक की खातिर डट जाने का दर्स, वाक़या करबला की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर और खातून जन्नत जनाब बीबी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लाडले इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र इस्तिकामत पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। वाक़या करबला ऐसा वाक़या जिसमें अपनी जानें गंवा दी गई मगर शिकस्त दुश्मन को उठानी पड़ी। हक और बातिल की जंग हुई। इस जंग में हक जीत गया, बातिल हार गया, जालिम हार गया, शिकस्त फाश हो गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। प्रोफेसर नासिर, आपसे शुरू करेंगे। यौम आशूर क्यों आया ये दिन, क्या वजूहात थी, क्या वाक़यात थे कि इस नहज पर पहुँच गए? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत ही क्रिटिकल सवाल से आपने आगाज़ कर दिया प्रोग्राम का। हर जहन में ये क्वेश्चन होना चाहिए, हर ज़ीरूह को, जिसको अल्लाह ने अकल दी है ना, उसे ये सोचना चाहिए। इतना बड़ा सवाल है कि सारे राज इसके अंदर पिन्हा हैं। इसके मुकाबले में जो कहानी हमें सुना दी गई है वो समझ नहीं आती। अजीब व गरीब है कि जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो इमाम को लोगों ने ख़त लिख कर बुलाए। अव्वल तो मैं ये बात बता दूँ अपने नाजरीन को, ये इस वाक़े की सारी सनद कुछ ऐसे अहले बैत अतहार से बोझ रखने वाले लोगों पर मबनी है कि जो कभी इनके हक़ में सच नहीं बोल सकते, इनके हक़ में कभी बयानियाँ बना नहीं सकते, इनके बयानियों को दबाने वाले रावी हैं। लिहाजा इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता कि इमाम हुसैन माज़अल्लाह धोखे में आ गए। सबसे समझदार बंदा उस वक्त
जिससे ज़्यादा समझदार रुए ज़मीन पर कोई नहीं, सबसे ज़्यादा फ़हम व फ़िरासत रखने वाला, कि आपसे ज़्यादा फ़हम व फ़िरासत रखने वाला दुनिया में कोई नहीं। तो फिर कैसे हो गया कि सारे लोग उन्हें समझा रहे हैं और एक बंदा समझ नहीं रहा? ये क्वेश्चन आपका रेलेवेंट होता है, आखिर बात क्या थी कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? क्या इतनी बड़ी चीज़ थी जिसका उसूल ज़रूरी था, जो अपने बच्चों से भी ज़्यादा कीमती थी, जो अपने भांजों भतीजों से ज़्यादा कीमती थी, जो अपनी जान से ज़्यादा कीमती थी? एक एक फ़र्द ऐसा था कि दुनिया की लाखों बादशाहतें उस पर कुर्बान की जा सकती थीं। दुनिया के लाखों इक़्तिदार अली अकबर के कदमों पर, हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार के कदमों पर कुर्बान किए जा सकते थे। फिर क्या हुआ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह क्या मसला था? इसमें पहली बात तो जो मशवरा दूंगा, इस सारे वाक़या को रसूलुल्लाह की नज़र से देखने की ज़रूरत है। आप देखें आक़ा-ए-दो-जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद होने वाले कुछ शुहदा को उनकी शहादत की खबरें दी, साथ कुछ न कुछ नसीहत कर दी। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को ख़बर दी तो फरमाया, उस वक्त अल्लाह तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा, कुछ लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे, आप ना उतारना। ऐसे कुछ आका नसीहतें फरमाते थे। किसी को मुख्तसर ख़बर दे दी शहादत की। इमाम हुसैन की शहादत की तो इतनी तफसीली ख़बरें आका ने दी कि आसमान से फरिश्ते आके हुजूर को तब ख़बर देते थे जब अभी इमाम हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में थे, अभी हुजूर के सीने पर खेलते थे, अभी बिल्कुल बच्चे थे। पहली बार एक फरिश्ता उतरा, आका अलैहिस्सलाम से उसकी, या रसूलल्लाह मैं पहली बार ज़मीन पर उतरा हूँ और अल्लाह की तरफ से इजाज़त लेकर ये ख़बर देने कि आपके इस बेटे को लोग बिशत्तिल फ़िरात के किनारे शहीद कर देंगे। फिर हज़रत जिब्रील अमीन ने ख़बर दी, आका ने हज़रत आयशा या उम्मे सलमा को बताया कि मेरे इस बेटे को इराक़ की ज़मीन पर कत्ल कर दिया जाएगा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस जगह की मट्टी दे दी गई। आका अलैहिस्सलाम को सन 61 हिजरी बता दिया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक ख़बर दी। ये ख़बरें हुज़ूर ने ज़िम्मेदारी समझते हुए आगे खुलफ़ाए राशिदीन को, अहले बैत अतार को मुंतकिल की। एक एक ख़बर बताई। हुज़ूर जानते थे, मौला अली अल मुर्तज़ा हदीस आएंगी दौरान गुफ्तगू, कि इराक़ में जब वो फ़िरात के किनारे से हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा गुजर रहे हैं तो वहाँ उनके साथ एक रावी कहते हैं कि मेरे वालिद ने उनके साथ उनका पानी और उनकी सफाई का बर्तन उठाते थे वज़ू वाला, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन को ये पुकारते सुना, सब्रन या अबा अब्दुल्ला, इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला सब्र करना, अबू अब्दुल्ला सब्र करना। जब उनसे पूछा अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात है, फरमाया मैं रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुआ था तो आका की आंखें बरस रही थीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम रो रहे थे, ऐना हो तफ़दियान, हुजूर की आंखें बरस रही थीं। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह क्यों रो रहे हैं? फरमाया मुझे अभी फरिश्ते ने खबर दी है कि मेरे इस बेटे को फुरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम कोई नसीहत नहीं कर रहे इमाम हुसैन को। अगर जैसे ये कहानी लोग हमें बताते हैं, अगर हुजूर जानते होते इमाम हुसैन से कोई गलती, अंदाजे की गलती हो जाएगी, कोई फिक्री गलती माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हो जाएगी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को नसीहत कर देते। मगर मुस्तफ़ा करीम जानते थे नहीं, कोई गलती नहीं होगी, हुसैन वही करेगा जो हुसैन को करने की ड्यूटी दी गई है। मैं बल्कि यूं कहूं, इमाम हुसैन ने वही किया जिसके लिए हुसैन को पैदा किया गया। वो क्या था? मुस्तफ़ा करीम का दीन मिट रहा था, उस दीन की मिटती कदरों को बहाल करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी लाजिम थी, वरना हुजूर का दीन नहीं बच सकता था। अगर इमाम हुसैन और इमाम का सारा घर बच जाता, आसान था, आप उनके साथ डील कर लेते, आप उनके साथ बातचीत कर लेते। जैसे उस कहानी में है जो लोग हमें सुनाते हैं, इमाम ने कहा मुझे ले जाओ यजीद के पास में उसकी बैत, उनकी जीत थी, उन्हें और क्या चाहिए था? अंधा क्या मांगे? 2 आंखें। इब्ने ज़ियाद को और क्या चाहिए था? मगर इमाम आखिरी लम्हे तक नहीं माने थे। फरमाया था, आगाज था मिसली ला युबायु मिसलहु, मेरे जैसा इस जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। और एंड इस बात पर था कि अगर मौत आनी है बदन पर, इस बदन ने पैदा ही मरने के लिए हुआ है, तो फिर अल्लाह के रास्ते में मरते हैं, वो अफजल भी है, आला भी है। अल्लाह के रास्ते में मरते हैं। फासाब वाक़या करबला, हक की खातिर डट जाने का, अज़्म का, इस्तिक़ामत का दर्स क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कुल उम्मत को इमाम अली मकाम, इमाम मज़लूम, नवासे रसूल इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत पर ताज़ियत पेश करता हूँ। और जो बातें प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक हक फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला उलमाए हक का साया बाकी रखे, इनको इस्तकामत इनायत फरमाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूहानी पहलू भी है इस सारे वाक़े का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आगाज़ में ये समझने वाली है कि हुसैन कौन है। जब हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन
ये स्टेटमेंट अटर हो गई है तो मुझे और आपको ये हक ही नहीं पहुंचता कि हम इमाम आली मकाम को कभी क्वेश्चन करें। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। सन 61 हिजरी में, बल्कि उससे पहले भी, जो तावील कुरान इमाम आली मकाम करेंगे, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ सुन्नत इमाम आली मकाम करेंगे, वो कुल उम्मत पर बाइंडिंग है। वी कैन नॉट क्वेश्चन इमाम आली मकाम। अगर हम इमाम आली मकाम को क्वेश्चन कर देंगे तो इम्प्लिसिटली वी आर क्वेश्चनिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मौर्रिखीन, जो नाम नेहाद मुफ्तियान और स्कॉलर्स इमाम आली मकाम को कटहरे में खड़ा करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो दीन को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो गलत साइड पर खड़े हुए, हदीस सही के खिलाफ खड़े हुए। तो इमाम आली मकाम को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। इमाम आली मकाम का जो तर्ज अमल था, हमें उसकी हिकमत समझ आए ना आए, हमारा काम है कि हम हुसैनी काफिले के अंदर शामिल हों। और आज हम कैसे शामिल हो सकते हैं? इंटेलेक्चुअली शामिल हो सकते हैं, इमाम के स्टैंड को वैलिडेट करके कि हाँ, उनका स्टैंड हक पे था। तो स्पिरिचुअल एंगल है जिस पे मैं इशारा करना चाहता हूँ। यकीनी तौर पे ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इमाम अली मकाम की शहादत की खबरें दी गई थीं और सहाबा को भी वो खबरें थीं और खैर खाही के लिए इमाम को रोकते भी थे। ये रवायात मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने इन रवायात का एतबार भी किया है। जनाब मोहम्मद हनफिया ने रोका, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने रोका, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रोका और अपने फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते वक्त भी इरशाद भी फरमाया कि मैं, ये मेरा मर्तबा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना जाएं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इमाम अली मकाम रुक नहीं रहे और हर शख्स को कहते हैं कि आप मेरे खैर खां हैं, आई अंडरस्टैंड, आपका जो सेंटिमेंट है वो ह्यूमन सेंटिमेंट है, आप मेरी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। आपके ब्रदर इन लॉ वो जब आपको रोकते हैं तो इमाम ने अपने मिशन की स्पिरिचुअल वैलिडेशन को प्रेजेंट किया है पहली मर्तबा, और ये बात हमारे मेंबरों से नहीं होती, इसको भी करना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न जाफर रोकते हैं, वो लंबी रवायत है। इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ये अलामा तबरी ने और दीगर अल-बदाया व नहाया में भी है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, रात सरकार दो आलम ख्वाब में मिले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मुझसे एक अहद लिया है, मैं उस अहद का पाबंद हूं, जब तक वो अहद पूरा नहीं करता हुसैन इब्न अली वापस नहीं जा सकता। यानी इमाम का मिशन बज़ाहिर एक रेवोल्यूशनरी मिशन है, मगर इन रियलिटी वो एक रूहानी मिशन भी है। अब्दुल्ला इब्न जाफर पूछते हैं कि बरादर अजीज मुझे बताएं कि सरकार दो आलम ने क्या हुक्म इनायत फरमाया है। तो फरमाने लगे, वो मेरे और मेरे नाना के दरमियान एक राज है, हत्ता के क़यामत में मैं सरकार दो आलम की बारगाह में पेश हो जाऊं। तो इमाम अली मकाम का एक स्पिरिचुअल मिशन है, वो पैरेलल चल रहा है। उसकी हिकमतों का असली अंदाजा शायद क़यामत वाले दिन हो। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है, प्रोफेसर साहब जैसे मुनसिफ मजाज जो स्कॉलर्स हैं वो ये बयान करते रहे हैं कि वो जो रूहानी एंगल है इस वाक़े का, वो जो छुरी जनाब इस्माइल पे चली थी, वो ज़िब्ह अजीम आले इब्राहीम में आले मुस्तफ़ा का ये खानवादा है जो कॉम्पनसेशन बना है जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शहादत का। तो जब तक हम ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, और वो ज़बानें जो क्वेश्चन करती हैं इमाम अली मकाम को, वो क्वेश्चन ना करें, वो दीन को क्वेश्चन कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। और एक पुरसा जो हम इमाम अली मकाम को यहाँ दे रहे हैं, अहले बैत को दे रहे हैं, उसका सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र हो रहा था जन्नत के सरदारों का, जन्नत के सरदारों की अजीम कुर्बानी का, वाक़या करबला का। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नासिर साहब, इश्क का इम्तिहान था, पूरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शहज़ादे हसनैन करीमैन, उनमें से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा हम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या आपका मकाम क्या है, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपका इसमें मुबारक भी हसनैन दोनों का, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन रज़ा, आपके अस्मा भी आसमान से उतारे। और ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे के लिए रखी थी। याह्या अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ने रखा था,
अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने आपके बेटे का नाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, कि हमने उनका नाम यहया ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब बेटे की बिशारत दी, फरमाया इससे पहले हमने ये नाम किसी का नहीं रखा। यही खूबी मुस्तफ़ा करीम के बेटों के लिए रखी, अल हसन व हुसैन। अल्लाह ने इन दोनों इस्मों को, अस्मा को अपने हुस्न के पर्दों में छुपा के रखा था। रसूलुल्लाह की शहजादी को जब ये अता किए तो आसमानों से ये नाम उतारे, और आका ने फरमाया इससे पहले ये नाम किसी के भी नहीं थे। अल्लाह की मोहब्बत इनके साथ देखें, महज इनका बचपन और फिर करबला के दिन इनको ना देखें, देखें कि अल्लाह ने इनको खुसूसी तौर पर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले अंबिया की कुर्बानियों पर भी, वो जो ज़िब्ह इस्माइल था उसका भी ज़िब्ह अजीम मकसद यही आके करबला में पूरा होना था, और सारी कुर्बानियाँ जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर करबला सन 60 हिजरी से पहले तक हुई थी, उन सब का माहसल भी शहादत इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने वही उतारी। इमाम तबरानी ने लिखा और मुहद्दिसीन ने लिखा, ये हदीस अला शर्त मुस्लिम, इमाम ज़हबी ने ये बात कही है, अला शर्त मुस्लिम हदीस सही है। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहया के बदले में 70 लोगों को कत्ल किया था, और ए मुस्तफ़ा करीम आपके बेटे के बदले में 70,000 लोग कत्ल होंगे। इन्नी कातल तो आपके बेटे के बदले में, आपकी बेटी के बेटे के बदले में 70,000 लोग मरेंगे। अब सवाल ये है कि वहाँ तो मैदान में 22,000 थे, तो फिर 70,000 क्यों? गोया इशारा दे दिया मेरे आका ने। एक तो मुहद्दिसीन ने लिखा है इस हदीस की शरह में कि ये 70 कसरत है, बेशुमार लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदले में सज़ा पाएंगे। तो 70 क्यों? इसलिए कि जो जो हिमायती होंगे, जो जो दिल में इमाम हुसैन का दुख महसूस नहीं करेंगे, जो जो दिल में इमाम हुसैन के दुश्मनों के साथ हमदर्दी महसूस करेंगे, हत्ता कि क़यामत तक भी जिसको लगेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुरुस्त राह पर नहीं थे, अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह की पकड़ में आएगा। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो रसूलुल्लाह का इम्तिहान था। आप देखें करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो इतना, वो कार्लाइल का एक जुमला हमारे जस्टिस नज़ीर गाजी साहब बोलते हैं, उन्होंने पूरा उसको कोट किया कि 1 फरलांग के फासले पर इतनी लाशें पड़ी हों, कोई तसव्वुर कर सकता है बंदा? आप ज़रा अंदाज़ा करें इस बात को कि आप जहाँ बैठे हैं 1 फरलांग के फासले पर लाशें, उनमें आपका मासूम बेटा अली असगर भी है, उनमें आपका भाई अब्बास भी है, उनमें आपका जवान बेटा अली अकबर भी है, उनमें आपका भतीजा कासिम, और ये भतीजे से बढ़कर बेटा ही था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 3 साल की उम्र थी हज़रत कासिम की जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए। ये सारे आपके प्यारे पड़े हैं, फिर इमाम हुसैन यूँ खड़े हैं। जिस शख्स पर वही न उतरती हो, इतनी ज़्यादा इस्तिकामत नहीं दिखा सकता था जब तक पीछे रसूलुल्लाह का अपना हाथ ना होता। आका अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन की शहादत बयान करके, उस पर आंसू बहा के, अपने अहले बैत अतहार को सुना के, उस पर दुख करके ये बात साबित कर दी कि हुसैन जहाँ भी होगा मैं इसकी पुष्ट पर इसके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो प्रोफेसर फहद, वैसे तो एक शम्मा हिदायत है वाक़या करबला हमारे लिए हर दौर में, लेकिन इस दौर से मुंसलिक आप किस तरह से इसको कर सकते हैं? क्या हिदायत ड्राइव की जा सकती है इस मौके पर? देखें, बहुत सी हिदायत हैं। पिछले प्रोग्राम्स में भी हम ये बात करते रहे कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इज़ नॉट एन ओल्ड फिगर, इज़ अ कंटेम्प्रेरी फिगर। आज भी जो लेसन ऑफ लीडरशिप आपने दिए हैं वो आज के लिए भी रेलिवेंट हैं। नंबर 1, नॉन वायलेंस की बात होती है। दुनिया में नॉन वायलेंट स्ट्रगल का सबसे बड़ा मेटाफोर खुद हुसैन इब्न अली है। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम मदीने से निकले, क्यों निकले? खून खराबा ना हो मदीने के अंदर, मदीने की सेक्रेड नेचर को पामाल ना किया जाए। लगता यूं है कि इमाम की नज़रें फ्यूचर को देख रही हैं कि यहाँ पर फौज आएगी नाउज़ुबिल्लाह और वो पामाल करेगी, जो कि हिस्ट्री में हमने देखा। वाक़या हर्रा जिसको कहते हैं, यजीदी आर्मी ने मदीने को इन्वेट किया, 3 दिन के अंदर मदीने को हलाल किया गया। यहाँ पे बहुत से जुराइम हुए, मैं वो लफ्ज़ भी अदा नहीं करता यहाँ पे, बट मदीने की सेक्रेड नेचर को बचाया इमाम अली मकाम ने। अपने दौर में मदीना छोड़ दिया। मक्कातुल मुकरमा जाए अमान था। मक्कातुल मुकरमा की जब सैंक्टिटी ब्रीच होने लगी और यजीदी आर्मी ने की, बाद में 2 साल बाद खाना काबा के ऊपर मंजनीकें फायर की गई, काबतुल्लाह के पर्दे जल गए, वो सारे मामलात हुए। इमाम अली मकाम मक्का को भी ये कहकर छोड़ गए
कि मैं एक बालिश्त बाहर शहीद हो जाऊं मक्का से, ये मुझे बेहतर लगता है कि मक्का की सैंक्टिटी ब्रीच हो। यानी आप तसादुम के रास्ते से बच रहे हैं, तसादुम, फिजिकल तसादुम। हाँ, स्टैंड अपना है, स्टैंड पे कायम है, मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं करेगा। आई एम नॉट हियर टू फाइट बट आई विल फॉलो माई स्टैंड। स्टैंड को नहीं छोड़ूंगा, स्टैंड को रखना मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। तो जंग इमाम अली मकाम पर मुसल्लत हुई है, जिहाद आप पर मुसल्लत हुआ है, और वो जिहाद भी आपने फिर जिहाद की टर्म्स और कंडीशंस पर लड़ा है, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है इन प्रिंसिपल वो नॉन वायलेंस पर मबनी है। नंबर 2, लीडरशिप का सबसे बड़ा लेसन जो इमाम अली मकाम थ्रू आउट हिज जर्नी दे रहे हैं। आज क्या होता है, मैं इम्प्रिजन्ड हूँ या इनकारसरेटेड हूँ, आई वॉन्ट नंबर्स, आई वॉन्ट मोर पीपल, आई वॉन्ट लॉन्ग मार्चेस, धरना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं कहता हूँ लोग जमा करो। ये कायनात का वाहिद लीडर है जो लोगों को कह रहा है आप चले जाएं, गो। आपने मल्टीपल लेवल्स पर अपनी बैयत को लिफ्ट किया है। शब आशूर जब आपने अपनी बैयत को लिफ्ट किया, आपने अपने फैमिली मेंबर्स से भी बैयत को लिफ्ट कर लिया। अब अब्बास बिन अली अगर इमाम अली मकाम का साथ देंगे तो एज अ ब्रदर नहीं देंगे, बल्कि वो इमाम के मिशन की सदाकत को समझकर अपनी फ्री विल से इमाम के काफिले में शामिल हैं। शहजादा अली अकबर बेटे का बाप का ताल्लुक तो है, मगर वो अपने फ्री विल से इमाम अली मकाम के मिशन की सदाकत को समझकर, यानी इमाम जो लीडरशिप का लेसन दे रहे हैं वो लेसन ये है कि जब मिशन की सदाकत इंटरनलाइज हो जाए तो अपने इख्तियार से उसको फॉलो करते हैं। इसलिए नहीं कि सामने एक बहुत बड़ा आदमी है, वो नवासा रसूल है, वो यकीनन है, वो यकीनन सवाब और वो स्पिरिचुअल मामलात अपनी जगह जुड़े हुए हैं, मगर लीडरशिप का लेसन ये है कि आपके फॉलोअर्स उस मकसद को इंटरनलाइज करें, इम्बाइब करें, और फिर ट्राइबल अफिलिएशन से बालातर होके मकसद के लिए आपके साथ खड़े हों और फिर जान देने के लिए तैयार हो जाएं। ये इमाम की आई थिंक, और इमाम की लीडरशिप में या जो कंटेम्प्रेरी एंगल में मेरा ख्याल है जो मॉरल विक्ट्री है जो क़यामत तक के लिए उन्होंने सिक्योर की, वो मॉरल विक्ट्री ये है कि 8 दिन उन्होंने टॉर्चर्स की कोई फॉर्म, टॉर्चर का कोई शेड इमाम अली मकाम और रुफ़क़ा इमाम अली मकाम को से छोड़ा नहीं। सब अडॉप्ट किए, सब यूज किए, एम्प्लॉय किए। इमाम ब्रेक हो जाएंगे, इमाम के साथी ब्रेक हो जाएंगे, इनके बच्चे ब्रेक हो जाएंगे। द बैंड ऑफ अल हुसैन डिड नॉट ब्रेक अप। इमाम हुसैन का जो बैंड है वो स्टेडफास्ट है, और एक बंदा इस वीक में डिजर्ट करके यजीद की तरफ नहीं जा रहा, जबकि यजीदी फौज का जनरल जिंदगी को छोड़कर मौत इख्तियार करने आ गया है। ये इमाम अली मकाम की वो मॉरल विक्ट्री है जो क़यामत तक के लिए उन्होंने हुसैन इब्न अली ने यजीद के ऊपर सिक्योर कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, दीज आर द कंटेम्प्रेरी लेसन्स। किल्लत और कसरत को छोड़ दें, स्टैंड अगर आपका हक पे हो, उसके लिए पेरिश हो जाए तो फिर भी इटर्नल विक्ट्री आपके कदम चूमती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नासिर साहब, वाक़या करबला हमारी आज की नस्ल के लिए क्या पैगाम? जी, यही बात जो शाह जी कह रहे हैं, इमाम हुसैन हाकमियत आला के लिए लड़े, जो आज हमारे प्रियम्बल में है आइन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हाकमियत आला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, इस ज़मीन पर हुकूमत अल्लाह की है। इन दुनिया के हुक्मरान अल्लाह की हुकूमत को, अल्लाह के निज़ाम को इस दुनिया में कायम करने के लिए खिदमत करते हैं। जब कोई इंसान खुद हाकिम बन बैठे अल्लाह की हुकूमत को छोड़कर, अल्लाह के अहकाम को छोड़कर, अल्लाह के कानून को छोड़कर, अल्लाह के आइन को छोड़कर, फिर वो तागूत बन जाता है। और उस तागूत के खिलाफ आपके पास ताकत हो या ना हो, उस शख्सी हुकूमत के खिलाफ, उस इस्तिबदाद के खिलाफ, उस इस्तेहसाल के खिलाफ आपने खड़े होना है। जमहूरियत की खातिर आपने खड़े होना है, जमहूर की खातिर आपने खड़े होना है, लोगों की खातिर आपने अवाम उन्नास के हुकूक की खातिर खड़ा होना है, आपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खड़े होना है। इमाम खड़े हो गए और क़यामत तक के लोगों के लिए ये रास्ता है। देखे ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिंदगी और मौत का फलसफा दे दिया। इन कानतिल अबदान लिल मौत उनशियत, आपके झंडे पर ये नारा लिखा हुआ था, अगर ये बदन मौत के लिए बने हैं तो फिर अल्लाह की राह में क्यों ना मरे। मौत का खौफ निकालती है इंसानों के दिलों से। भाई अगर इमाम हुसैन न लड़ते करबला में, जो गज़वा है, मैं इसको हमेशा गज़वा करबला कहता हूँ क्योंकि खुद रसूलुल्लाह करबला में मौजूद थे। ये हदीस सही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबी का देखना
ख्वाब में, ये ऐसे ही है जैसे खुद जिंदगी में देखा हो। रसूलुल्लाह की मिसाल शैतान नहीं बन सकता। आका खुद मैदान करबला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस तरह पार्टिसिपेट के साहबी कहते हैं मैंने देखा आशासा अकबरा, रसूलुल्लाह पर गर्दो गुबार थी, हाथ में खून की शीशी थी। कोई इंसान जब इंसानियत के लिए खड़ा हो जाए तो मेरे आका उसको कैसे इज्जत देते हैं, करबला से देखे। हुजूर अलैहि सलाम ने बदर, ओहद, हुनैन, इन खंदक के शुहदा के खून जमा नहीं किए, करबला के शुहदा का खून रसूलुल्लाह शीशी में जमा करते रहे। इसलिए जो इंसान रसूलुल्लाह की उम्मत की भलाई के लिए खड़ा होगा, मेरे आका उसके पीछे होंगे। बिल्कुल। और ये जो अजीम कुर्बानियाँ, इनका जिक्र करते हुए तो बहुत वक्त चाहिए, बहुत वक्त दरकार है, इस वक्त टाइम की किल्लत है। तो कुछ आखिरी कलमात जो आप कहना चाहें पास साहब। मैं जी, मुझे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के कुछ अशार याद आ रहे हैं। पीर साहब फरमाते हैं, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगोबू सजदे में है, आज वो रम्ज आशनाए सिर्रे हू सजदे में है। कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे अदू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पर सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। और ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के कोर्ट में ये फरमाया था जब अजान बुलंद हुई थी कि ये मोहम्मद, ये मेरे जद हैं या तेरे जद हैं? अगर ये मेरे जद हैं तो याद रख कि इमाम हुसैन कामयाब हो गए। और आज जो अजानें हो रही हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, ये हुसैन की कामयाबी का सबसे बड़ा सिंबल है। बेशक बेशक बेशक। जिक्र तो ऐसा है कि दिल नहीं चाहता कि रोका जाए इसको, लेकिन वक्त की कमी है, हमें इख्तिताम करना है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नासिर महमूद आपका, फाहद साहब आपका, आप दोनों का, जिस तरीके से रोशनी डाली वाक़या करबला पर, जो लेसन्स थे उनको दोबारा हमें याद कराया कि उनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी। अब पीर को अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।